दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय मास्टर साहब विनोद कुमार जी हैं। जब मुझे इनके बारे में पता चला कि मास्टर साहब एक विद्यालय में शिक्षा मित्र हैं, वर्तमान में सरकारी पोस्टेड होते हुए भी लोगों के लिए बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो सबसे पहले राम कुमार राही आपका बहुत आभार व्यक्त करता है जो आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही के लिए समय दिया। और जब भी आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित होता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि आज राही जी नए मेहमान से मुलाकात कराएंगे। तो कुछ सवालों को लेकर के मैं आता हूं, आपके बीच में रखता हूं, जिससे हमारे दर्शकों को सुनने का बहुत शौक़ है, मैं उनकी इच्छाओं का पूरा कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। बहुत बहुत जय भीम नमो बुद्धाय राही जी। और आज आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई हमको जी। और जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उससे कहीं और अच्छा जी। तो पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल को राही जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा जो आपने इस लायक मुझे समझा है। जय भीम नमो बुद्धाय। मास्टर साहब, मैं अपने सवालों पे आता हूं जी कि आप वर्तमान में शिक्षा मित्रों के जिला अध्यक्ष हैं। जी मैं उसी स्तर को लेकर के आपसे बात कर रहा हूं। जी जी तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है जी लोगों के बीच में जाकर के कि जब भी आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित होता हूं तो ऐसे सवालों को रखना पड़ता है जिससे लोगों को नई से नई जानकारी मिल जी सके। जी। तो पहला क्वेश्चन है आपसे हमारा कि आपने शिक्षा के लिए सबसे पहले क्या कार्य किया? मेरा मानना है सर्वप्रथम मैंने शिक्षा के लिए जब से मेरी 19 नवंबर 2005 से जब से हमारी प्राथमिक विद्यालय में तैनाती हुई है जी। तब से लेकर के आज तक मैं समाज के बीच में रहा हूँ, समाज के बीच में गया हूँ और हमेशा उनको यही शिक्षा के बारे में कहा है कि कम से कम विद्यालयों को एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को विद्यालय जरूर पहुँचाओ। जी 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 जी। तो उसका परिणाम ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे सरकारी विद्यालय तरफ को ज़्यादातर कोशिश कराई है हमने और 100% हमने नामांकन कराया। जी। सबसे पहला काम किया जी आपने जी शिक्षा के जी लिए। जी और अभी वर्तमान में आप शिक्षा मित्र भी हैं। जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने ज़्यादातर देखा है कि सरकारी विद्यालय में जिनको कम से कम 60 70 हज़ार रुपये मिलता है जी। तो मैंने इस चीज़ का मास्टर साहब रिसर्च किया है जी। कि उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता होती है ऐसी, जी। उनको ये पता नहीं है कि ये सरकारी विद्यालय जो है ये हमारी सरकारी धरोहर है जी। ये हमारा विद्यालय है, ये हमारा गुरुकुल है, ये हमें शिक्षा के देने के लिए मंदिर मेरा है। इस मंदिर में अगर हम जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं हम शिक्षा से ऊंचा स्तर जरूर हमको मिलेगा, जिससे समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं वो समाज की भ्रांतियां दूर होंगी। जी। मैंने देखा कि 10% तो मैं मान सकता हूँ कि 10% बच्चे पढ़ते होंगे जी अध्यापकों को, लेकिन शायद कि 90% मैंने ऐसे देखा कि हकीकत में नहीं पढ़ते हैं। तो अब उन विद्यालयों का सुधार कैसे होगा? मेरा मानना है उनका सुधार एक ही विकल्प है। जैसे गांव का विद्यालय है, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार इसके हैं जी। क्योंकि हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, बोले हम सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे और जब सरकारी में ले जाते हैं लेकिन हम ये ख्याल नहीं रखते कि क्योंकि जिस विद्यालय में मैं तैनात हूँ, जहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है जी। उस विद्यालय का कोई ख्याल नहीं है। और जिस दिन ये मास्टर लोग सरकारी मास्टर जो भी है और भी साथी मतलब शिक्षा मित्र है, अनुदेशक हैं, सभी लोग अगर चाहें और तुम्हारे नेताओं के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे हैं, सभी बच्चे अगर विद्यालय में आने लगें तो मेरा मानना है एक दिन हम प्राइवेट विद्यालयों को कोसों दूर पीछे छोड़ सकते हैं। सही बात। मतलब शिक्षा का वो विकास हो जाएगा जी सरकारी विद्यालय में कि लोगों को लगने लगेगा और जितने भी सरकारी अध्यापक हैं जी और सरकारी सर्वेंट हैं, जी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके भी बच्चे सरकारी विद्यालय में जाने लगेंगे। बिल्कुल जाना भी चाहिए।
जाना चाहिए, तभी कम से कम सुधार होगा। क्योंकि आज जरूरत है जी। क्योंकि शिक्षा का सुधार करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जिस दिन हमारे सब, क्योंकि जब सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नेताओं के बच्चे उस विद्यालय में जाएंगे तो उनको भी लगेगा, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है मास्टरों के प्रति फिर वो भी नकेल कसना शुरू कर दें, क्योंकि उनके भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। जी 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 जी। और अभी तो गरीब परिवार के लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समस्या ये वो जानते कि मुझे क्या लेना देना है। जी। अच्छा मार साहब, पहले शिक्षा मित्रकों को मुझे भी पता है कि करीबन 40,000 रुपये मिलता था जी ना, और 40,000 के से घटा करके अब आपको लगता है कि 10,000 रुपये मिल रहा है। जी। तो बच्चों का कैसे मैनेज होता होगा? क्या बच्चे आपके सरकारी विद्यालय पढ़ते हैं या प्राइवेट में पढ़ते हैं अभी? राही जी, इस क्वेश्चन को लेकर के कहीं ना कहीं मैं भावुक हो जाता हूँ। जी। अंदर का दर्द इतना झलक जाता है, अपने आप को पूछता हूँ, जी जी। सोचता हूँ कि इस समय मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा हमें, हमारे शिक्षण परिवार के साथियों को जी झेलना पड़ रही है। जब हमको 40,000 मिलता था तो मेरे भी एक सपने थे जी 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 कि अच्छा मकान बनाऊंगा, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, सरकारी विद्यालय में पढ़ाऊंगा, लेकिन उनकी 2-1 जगह कोचिंग करके तो हम एक IAS PCS तक की रैंक रखना चाहते थे कि हमारे बच्चे बन के IAS PCS बने, अच्छी पोस्टों पे जाएं। लेकिन आज 25 जुलाई सन 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारा जब समायोजन रद्द हुआ तो उसी अवसाद में हमारे साथी चले गए, जिसमें 10,000 साथियों ने आत्महत्या की। अरे, किसी ने जहर खाया तो किसी ने फांसी पे झूल गया, कई साथी अटैक आने से मृत्यु हुई है। तो उन शब्दों को, मतलब चीज़ों को लेकर के मैं खुद अपने आप में अवसाद में चल रहा हूँ। और हमारा मानना है कि हम सभी साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार से हमें पूर्ण नहीं संपूर्ण रूप से विश्वास है कि हमको जरूर न्याय देगी। जी सर जी, मैंने एक बात और देखी हो, मैंने रिसर्च भी किया है कि जिनको 10,000 मिलता है शिक्षा मित्र में, उनकी पोस्टेड हो सकता है कि कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पे कर दी गई जी, तो उनका कम से कम 100 रुपए का तो केवल पेट्रोल चला जाता है। बिल्कुल चला जाता है। अब 100 रुपए का पेट्रोल के से अनुमान लगा लीजिएगा कि कम से कम उनका 3,000 रुपए का केवल ये रहेगा, खर्चा जी जी रहेगा। अब बचे कितने उनके? अब केवल 7,000 बचे, और 1,000 रुपए हो सकता है उनका खर्च हो जाता हो एक महीने, उससे ज्यादा हो जाता है ना, उससे ज्यादा। अब बचे 6,000। जी, जब 6,000 बचे तो केवल 200 रुपया बचे। 200 रुपया में जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 200-250 रुपए में नरेगा में काम करते हैं, उनको वो मजदूरी दी जा रही है। बंधुआ मजदूरी है कि नहीं? ये शब्द कहने में बुरा लगता है, लेकिन बंधुआ मजदूरी है। जैसे मनरेगा मिलता है हमको 11 महीने का मानदेय मिलता है साहब, और वो भी 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में लेट होता आता है, कभी 2 महीने मिलता है। इस प्रकार से हमको मिलता है। हम अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्तों से कर्ज इस महीने ले लेते हैं, तो उसका तीसरे महीना जब भुगतान होता है उसका जाकर के उसका भुगतान करा देते हैं, तो फिर हम जय रह जाते हैं। और 10,000 रुपये में परिवार, हमने देखा है कि हम अपने परिवार खुद चला रहे हैं। हमने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में डाल रखा है, वहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, और शाम के आकर के बच्चों को घर बैठ करके थोड़ी बहुत शिक्षा हम भी देते हैं। हमारी पत्नी है, वो भी सहयोग करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज और आती है सामने कि 10,000 रुपये जब हमको एक हीन भावना की तरह मिलता है। जब हमको 40,000 मिलता था तो लोग समाज में हमारी इज्जत करते थे कि मास्टर जी आइए, बैठिए, चर्चा करिए। और आज समाज हमको दुत्केरता है तो मन में बड़ा दर्द और दुख होता है, कभी कभी इतना भावुक हो जाता हूँ। मार साहब, 10,000 रुपए तो उनको भी मिलता है जो बड़े बड़े विद्यालय खोले बैठे हैं जी, जो उसमें शिक्षक बने हुए हैं, उनको भी 10-10, 15-15 हजार रुपए मिलता है जी। आपके तो एक ठप्पा लगा हुआ है कि आप सरकारी है जी, केवल 10,000 में। अब 10,000 रुपये का ऐसा है कि जब हमको 10,000 मिलता है तो अब हमारे काफ़ी साथियों की विद्यालय की दूरी 100 किलोमीटर है जी, और यहाँ से जब वो जाते हैं तो पर डे 200 रुपये का पेट्रोल लगाते हैं।
जिसका महीने का खर्च आता 6,000 रुपया। अब मेरे पास बचा 4,000 रुपया। जब मास्टर वहाँ यहाँ से शिक्षा मंत्री हमारा साथी विद्यालय जाएगा तो रास्ते में उसको भूख भी लगेगी। जी लगेगी। तो 1,000-1,500 रुपये का मंथली मतलब खर्चा नाश्ता पानी के वही हो जाता है। मेरे पास 3,000 रुपये बचता है, जिसमें हम अपना परिवार चला रहे हैं। तो बताइए मैं कैसे चलाऊं। अब मेरे साथी इस चीज़ को लेकर के, कुछ साथी ऐसे हैं कि विद्यालय 8 बजे से और 2 बजे तक विद्यालय जाते, इसके वहाँ से लौटने के बाद ई रिक्शा है और भी बिजनेस है, सब्जी का धंधा है, कई प्रकार के बिजनेस करते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। लेकिन शिक्षा के वेतन से नहीं हो रहा। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। शिक्षा के वेतन से बिल्कुल जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं अलग दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हम बंधे हैं हमारे, क्योंकि नाम रखा है ना सरकारी। जी जी जी। तो जब हम सरकारी, हमारे हाथ बंधे हैं, हम कोई अदर बाई काम कर नहीं सकते हैं, अदर कोई काम। तो सर जी अब आपके मार साहब जो खर्चा है वो भी सीमित हो गए होंगे। बिल्कुल लिमिट में होगा। जो बच्चा हमारे अब एज का प्रावधान आता है, हमारे साथियों की उम्र 45 से 55 के बीच में पहुंच चुकी है जी। अब हम उस लायक भी नहीं बचे हैं। तो जो हमारे खर्चे थे, लड़का हो गए बराबरी के, लड़कों की शादियां हो गई, घर में बहुएं आ गई, नाती नता हो गए, तो अब दिक्कत तो होती परिवार में। मिलता उतना ही 10,000, मिलता उतना ही 10,000 जी, उसी में मैनेज करना है। और भाई घर के बच्चे भी कहते हैं कि पापा कैसी नौकरी आपकी है, एक बार नौकरी लग जाती है फिर छूट जाती है फिर लग जाती है, क्या सिस्टम है ये समझ में नहीं आ रहा। तो उनको हम धैर्य धारण कराते हैं कि बेटा धैर्य बना के रखो, समय परिवर्तन जरूर होगा, आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा। अगर हमने बच्चों के प्रति, जहाँ से हमारा रोजगार चलता है, उसके प्रति अगर हमारी अच्छी सोच रही तो एक दिन हमको न्याय जरूर मिलेगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मार साहब वर्तमान में आप जिला अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्रों के, तो अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा मानना है, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो ये कदम उठाते हैं साथी, तो उस कदम को ना उठाएं और जितना खर्च आपका 10,000 में, उसी से अपना भरण पोषण करें। साइड से कोई और भी अपनी खेती बाड़ी अदर चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें, या कोचिंग से खोल लें तो उसके माध्यम से कुछ अपना खर्च चलाएं, लेकिन परिवार को धैर्य बना के रखें, क्योंकि आप उस परिवार के जिम्मेदार साथी हैं जी। और अगर आप जिम्मेदारी से भटक गए तो आपका परिवार भटकना तय। सही बात। तो यही सभी साथियों से हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग धैर्य धारण करें और न्याय आपको जरूर मिलेगा। मार साहब हमने सुना कि आप मिशनरी भी हैं जी, और बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं जी। तो सर समय कैसे निकाल लेते हैं आप? जैसे ही हमारा 8 बजे से हम विद्यालय जाते, 8 बजे के बाद वापसी हमारी 2 बजे होती है जी, और घर आकर के थोड़ा खाना खाने के बाद फिर मैं फील्ड में निकल जाता हूँ और समाज में जो भ्रांतियाँ, कुरीतियाँ, घृणा, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम फिर जा कर के, हमारे पास सूचना किसी की आ गई कि भैया ऐसी ऐसी बात, तो मैं वहाँ जा कर के बैठता हूँ और उनको समझाता हूँ। तो समाज में मैं विघटन नहीं चाहता हूँ जी। ये महापुरुषों का देश है, जैसे महात्मा बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पेरियर साहब, मानवर कांसीराम साहब, जो इन्होंने हमको रास्ता दिया था, उस रास्ते पे मैं कोशिश करता हूँ कि उस रास्ते पे चल करके समाज का कुछ भला कर सके जी। मतलब उन्होंने हमेशा उपदेश जो दिया है वो एकता मानवता का दिया है जी। कहते कि अनाज वहाँ होता नहीं जहाँ पानी का प्रबंध नहीं, बोहरे वहाँ जाते नहीं जिस फूल में सुगंध नहीं, निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं जहाँ आत्मीय संबंध नहीं जी। तो आत्मा के संबंध होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब का एक संदेश हमें बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा मानना है अगर मेरे पास शिक्षा है तो हम किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं जी। और जब मेरे पास शिक्षा नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो हम किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकते। मैं जहाँ था वहीं खड़ा रह जाऊँगा जी। तो सर जी जैसे मैंने आपके यहाँ प्रवेश किया जी ऑफिस में, तो मुझे और कुछ भी देखने को मिला जी। पता, जैसे सिलाई वाली मशीनें आपके यहाँ रखी हैं जी, तो क्या महिलाओं को सिखाई जाती है? बिल्कुल। पैसा लिया जाता क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं जी। हमारे हमारे यहाँ एक मैं सिलाई सेंटर चला रहा हूँ, सक्षम सिलाई सेंटर जी, जिसमें अच्छा एनजीओ के तहत है क्या? एनजीओ के तहत जी। और हमारे एक साथी है नीका है, तो हम अपने एक साथ में दोनों लोग मिलकर करते हैं। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ अगर मंडल है तो झांसी कहा जाता है
जी। और झांसी मंडल का अगर कोई पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है तो जब- जालौन है। जी जालौन का सबसे पिछड़ा हुआ कोई तहसील कही जाती है तो वो माधोगढ़ है। जी और माधोगढ़ तहसील की अगर कोई मतलब विकास खंड पिछड़ी कही जाती है तो वो है साहब रामपुरा। रामपुरा। और रामपुरा में 43 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें सबसे पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत नंबर 1 पे आती है वो है बिलोड़। और मेरा पैतृक गांव बिलोड़ ही है, जी। वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारी बात हुई इस संबंध में, तो उन्होंने कहा कैसे यहाँ प्रशिक्षित किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसे इस तरीके से। तो हमने उनसे कहा कि भैया आपका वेलकम है, स्वागत है, आप आइए। तो यहाँ ला करके उन्होंने इस सिस्टम को लगाया जिससे हम 30 के बैच चलाते हैं और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, टेडी बियर, ये सारे काम हम उनको सिखाते हैं। सिखाने के बाद 2 महीने का कोर्स होता है। 2 महीने बाद उनकी परीक्षा होती है। उनको जो डिग्री प्रमाण पत्र मिलता है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि अगर पति पत्नी कहीं अपने क्योंकि एक व्यक्ति के खर्चे से परिवार नहीं चलता, एक व्यक्ति के कमाने से खर्चा नहीं चलता है। तो जब पति पत्नी दोनों बाहर कमाने के लिए जाएंगे तो पत्नी जो हम प्रमाण पत्र देते हैं उस प्रमाण पत्र को लेकर के किसी भी कंपनी में जाएगी तो हाँ उसको 18,000 रुपया सैलरी होगी, 8 घंटे की सैलरी होगी और प्रथम वरीयता उसको दी जाएगी। तो इस माध्यम से हम उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा जी। जैसे रामपुरा क्षेत्र में आपने खोल रखा जी सिलाई वाला केंद्र जी। और निःशुल्क खोला, जी। तो क्या रामपुरा के अलावा और कहीं भी चल रही है क्या? नहीं, वर्तमान में अभी कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा विचार है कि आज मैंने ब्लॉक लेवल पे लगाया है, जी इसके बाद मेरा मानना है ग्राम पंचायत लेवल पे जाऊंगा, बहुत बढ़िया। न्याय पंचायत लेवल पे जाऊंगा, फिर गांव गांव जाऊंगा। जी लेकिन महिलाओं को हम प्रशिक्षित करेंगे, ज़्यादा नहीं तो इतना जरूर कर देंगे कि कम से कम अपने घर के बच्चों के अपने कपड़े सिलेंगी तो मतलब कितों कम 1,000-2,000 रुपए की मंथली की बचत स्वावलंबी है। हो जाएगा। हाँ, स्वावलंबी स्वावलंबी। मेरा मानना है कि महिलाओं आजकल के युग में जो परेशानियों का सामना कर रही जी। हैं, कहीं ना कहीं उन्हें छोटा पूरा रोजगार मिलेगा जी। तो हमें लग रहा है कि वे स्वावलंबी बन जाएंगी। नहीं, मेरा मानना है कि हम तो उनको सेल्फ डिपेंड करना चाहते हैं जी जी कि जी स्वयं पर डिपेंड, जी क्योंकि किसी का सहारा मत बनो। जी जब आप व्यक्ति दूसरे का सहारा बना तब तक वो आगे नहीं बढ़ सही सकता, बात उसके है। कदम रोक दिए गए। वैसे ही लिखा है कि पराधीन सुख सपने सपने ना है। मोमार साहब, बहुत अच्छा समय आपने दिया यूट्यूब चैनल सोशल राय के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त बहुत करता बहुत हूं। धन्यवाद राही जी, आपने बहुत अपना बहुत समय धन्यवाद। दिया। जय आपने भीम। हमें इस लायक रखा। जय भीम, नवोदय।